बुंदेल राजाओं में एक थे मुगल मनसबदार और सम्राट जहांगीर के मित्र ओरछा के राजा वीर सिंह जोधे। उन्होंने बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में एक किले का निर्माण कराया। ये स्थान बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। कालांतर में यही झांसी नाम से मशहूर हुआ। बुंदेलखंड लंबे समय तक मुगल साम्राज्य का अंग रहा और बुंदेल राजपूत उनके मनसबदार। मुगल शक्ति के कमजोर होते ही बुंदेल राजा छत्रसाल ने परिस्थिति का लाभ उठाया और पेशवा बाजीराव प्रथम से मदद की गुहार लगाई। इस प्रकार 1730 के दशक में बुंदेलखंड मराठा प्रभाव में आ गया। 1742 में मराठा पेशवा ने अपने एक सरदार नानू शंकर को झांसी और उसके आसपास के भागों का गवर्नर बना दिया। नानू शंकर ने किले का विस्तार ही नहीं बल्कि झांसी नगर का भी विकास किया। नगर के पटकोटे का निर्माण शिवराव भाऊ ने 1796 से 1814 के मध्य करवाया। इस बीच मराठों और अंग्रेजों के बीच 1802 और 1817 की संधियों ने झांसी को पेशवा के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक राज्य बना दिया। नई नई मांगे और दिन प्रतिदिन के कामों में ब्रिटिश हस्तक्षेप झांसी की नियति बन गई। अब राजा की सत्ता नाममात्र की रही। राजा गंगाधर राव के दत्तक दामोदर राव के वैधानिक उत्तराधिकार को नकार दिया गया और 1853 में उनकी मृत्यु के पश्चात झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य का घोषित कर दिया गया। उनकी रानी लक्ष्मीबाई को 7,000 की पेंशन देने की बात की गई। उन्हें महल में रहने की इजाजत दी गई, किंतु रानी ने इसे अन्याय करार दिया और कहा, रानी ने नाइंसाफी के विरुद्ध गुहार लगाई, किंतु अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस नाइंसाफी का शिकार सिर्फ झांसी ही नहीं हुआ, मुल्क के अनेक रियासतें या तो अंग्रेजों ने ये केंद्र कार्यालय अपने कब्जे में ले लिया था या फिर उनकी लालच भरी नजर उन पर थी। बहादुर शाह जफर मुल्क के बादशाह थे, किंतु हकीकत में दिल्ली में लाल किले में ब्रिटिश कैदी थे। नाना साहब कहने को मराठा पेशवा थे, किंतु अंग्रेजों की नजर में पेंशनर से अधिक कुछ भी नहीं। अवध के बादशाह वाजिद अली शाह को अयोग्य करार देने की तैयारियां चल रही थी। ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों के आटे में हड्डी का चूरा और कारतूसों में गाय तथा सुअर की चर्बी मिलाकर उनके धर्म को नष्ट करने की आशंका थी। चिंगारी कब तक सुलगती रहती। 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश सेना के सिपाहियों ने अपने अंग्रेज मालिकों से बगावत कर दी। मेरठ से बगावत की ये चिंगारी दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का नेतृत्व मिलते ही क्रांति की ज्वाला में तब्दील हो गई। कानपुर में नाना साहब ने मुगल बादशाह को अपना नेता माना तो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में अवध चलने लगा। बरेली में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता ऐसी थी कि उन्हें आपस में लड़ने के अंग्रेजों के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। दिल्ली की क्रांति की खबर झांसी में नियुक्त 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में 5 जून 1857 को कागज की एक चिट के रूप में पहुंची, जो क्रांति की धड़कती हुई चिंगारी साबित हुई। 6 जून 1857 को 4 अंग्रेज अफसर मौत के घाट उतार दिए गए। जेल के दरोगा बख्शिश अली ने बागी होकर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और कैदी आजाद कर दिए गए। अंग्रेजों की स्थिति नाजुक हो गई और अपने परिवारों के साथ किले में सिमट गए। क्रांतिकारियों ने किले की दीवारों पर आग बरसाना शुरू कर दिया। उन्होंने रानी को अपना नेता घोषित कर दिया। 8 जून को कैप्टन गार्डन मस्के का शिकार हो गया। अब किले में ना तो बारूद बचा और न खाने पीने का कोई सामान। कैप्टन स्कीम के नेतृत्व में अंग्रेज नीचे उतरने के लिए मजबूर हो गए। किला फतह करने के प्रयास में अनेक क्रांतिकारी मारे गए। जोखनबाग में सारे अंग्रेज कैदी मौत के घाट उतार दिए गए। झांसी में अब ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो चुकी थी। क्रांतिकारी 11 जून 1857 को दिल्ली की ओर रवाना हो गए।
रानी लक्ष्मीबाई ने 12 और 14 जून को लिखे कूटनीतिक पत्रों से सागर के कमिश्नर से क्रांति की परिस्थितियों को स्पष्ट किया और झांसी में शांति बहाली की अनुमति मांगी। जवाब सकारात्मक था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका था और बचपन नाना साहब के बिठूर में व्यतीत हुआ। वो अंग्रेजों की कपटपूर्ण नीतियों से परिचित थी। उन्होंने प्रशासन के साथ साथ सेना को भी मजबूत करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रानी ने बुंदेलों, मराठों और पठानों से युक्त विशाल सेना तैयार कर ली। अपनी वफादारी और शौर्य के लिए मशहूर काबुली पठान रानी के व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड थे। झांसी के किले में 30 से अधिक तोपें और 500 मन बारूद दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार था। चंदेरी, ओरछा, शाहगढ़, बानपुर, सागर, ग्वालियर, जालौन, कालपी, कानपुर, जहां देखो वहीं क्रांतिकारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। रानी क्रांतिकारी नेताओं के निरंतर संपर्क में थी। उधर सितंबर 1857 में दिल्ली के पतन के पश्चात अंग्रेजों के हौसले बढ़ गए। 14 फरवरी 1858 को रानी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। रानी के पिता मोहनपंत तांबे, जिन्हें झांसी के लोग मामा साहब कहते थे, क्रांतिकारियों की मदद कर रहे थे। मेजर जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना झांसी के बाहरी अंचल में थी। झांसी नगर और किले की मजबूती को देख उसने तोपखाने और इंजीनियर्स की मदद से किलेबंदी की जासूसी का निर्णय लिया। उसे 5 दिनों की जासूसी के बाद ये पता था कि प्राकृतिक रूप से अत्यंत ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस किले की 16 से 20 फीट चौड़ी बुर्जों से युक्त दीवारें अवैध थी। अनेक स्थानों पर लूट की 5 श्रृंखलाएं। इस किले की सुरक्षात्मक मारक क्षमता से ह्यूरोज ने बचने की पूरी रणनीति बनाई। इस प्रकार 25 मार्च को ह्यूरोज ने गोलीबारी शुरू की। गुलाम गौसरा के नेतृत्व वाले झांसी के तोपखाने के जवाब से ब्रिटिश चकित थे। आग के गोले का उत्तर था आग का गोला। महिलाओं और फकीरों को तोपखाने का संचालन करते देखा गया। झांसी नगर के कई मोहल्ले धूम करके चल रहे थे। अचानक गुलाम गौस खान तोप के एक गोले का शिकार हो गए। कालपी से आकर तात्या टोपे की सेना ने किले को मुक्त कराने का प्रयास किया, किंतु ये प्रयास भी विफल रहा। रानी को यह एहसास हो गया कि किले की सुरक्षा अब असंभव है। 4 और 5 अप्रैल की रात रानी अपने दत्तक पुत्र को लेकर अपने चुनिंदा घुड़सवारों के साथ बच निकली। रानी के पिता मामा साहब नगर के बाहर पकड़े गए और उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दे दी। झांसी की सेना के सिपाही मरते दम तक लड़ते रहे। रानी के एक सुरक्षा गार्ड की जान की कीमत कई अंग्रेज थे। ब्रिटिश सेना झांसी की सड़कों पर कत्लेआम कर रही थी। एक छापे में 200 नागरिकों को मारा गया। जो लोग चलते हुए शहर से बचे, उन्हें अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियों से भून दिया। लोगों को घर और पुलिस में छुपते देखा गया, किंतु अंग्रेजों ने यहाँ भी आग लगा दी। जो महिलाएं और बच्चे बचे, उनके पास अपने अपनों को ना तो दफनाने के लिए कफन था और न जलाने के लिए लकड़ी। उधर रानी जगह जगह पर अंग्रेजों से लड़ते हुए कालपी पहुंची और वहां से ग्वालियर। वहां लेफ्टिनेंट हार्डिंग, कैप्टन हेनेस, कैप्टन को और लेफ्टिनेंट रेले की अगुवाई वाली ब्रिटिश सेना से घमासान युद्ध हुआ। रानी के सीने पर एक गोला लगा और वो 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी का दुश्मन मेजर जनरल ह्यूरोज उनकी वीरता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। बुंदेले हर कोनों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की गाथा अमर हो गई। 49 एकड़ में चुपचाप खड़ा झांसी का दुर्ग, शहर की दीवारें, रानी का महल और यहाँ मौजूद कमरे हमें पहले स्वतंत्रता संग्राम की कहानी कहते प्रतीत होते हैं। यही है झांसी दुर्ग। इसमें बुंदेल, मराठा और ब्रिटिश काल के निर्माण आसानी से देखे जा सकते हैं। किले में प्रवेश द्वार के समीप ही हमें कड़क बिजली तोप के दर्शन होते हैं।
राजा गंगाधर राव के काल की सिंह की मुखाकृति वाली ये तोप हमें 1857 की क्रांति के दौरान अपनी बिजली सी कड़कती आवाज का एहसास कराती है। दुर्ग में प्रवेश करते ही दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित गुलाम गौस खान, खुदाबख्श तथा मोतीबाई की कब्रें दिखाई देती है। ये दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें यहां दफना दिया गया था। यहाँ कभी राजा गंगाधर राव जनता की शिकायतें सुना करते थे। इसके पश्चात हम पंचमहल पहुंचते हैं। मूलतः पंचतली इस भवन का निर्माण राजा वीर सिंह चुदेव ने करवाया था। रानी लक्ष्मीबाई ने इस भवन का उपयोग अपने व्यक्तिगत आवास एवं सेवा कक्ष के रूप में किया था। इसका ऊपरी तल ब्रिटिश काल में बनवाया गया। ये झंडा बुर्ज मुगल काल से आज तक चढ़ती उतरती पताकाओं का साक्षी है। इस पर फहराता हुआ तिरंगा स्वतंत्र भारत के गौरवशाली इतिहास और हमारी आजादी की लड़ाई के दौरान की गई कुर्बानियों का प्रतीक है। किले के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित ये वर्गाकार चबूतरा उदान स्थल है। ऐसा माना जाता है कि रानी यहीं से कूदकर बच निकली थी। अब हम फांसी घाट की ओर पहुंचते हैं। इसे राजा गंगाधर राव के राज्यकाल में अपराधियों को फांसी देने के लिए निर्मित किया गया था। यह कालकोठरी यानी मराठा शासकों द्वारा निर्मित जेल है। अंग्रेजों ने इसमें एक तल और जोड़ा। उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित दुर्ग के इस भाग का विस्तार मराठा शासक नारू शंकर ने किया था। ये शंकरगढ़ नाम से विख्यात हुआ। यहाँ आमोद गार्डन एवं मराठा शासकों द्वारा निर्मित शिव मंदिर है। ये अपने सुंदर अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। आइए अब हम शहर दरवाजा की ओर चलते हैं। दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित ये किले का मुख्य द्वार था। इसे ब्रिटिश काल में बंद कर दिया गया था। शहर दरवाजा के पास ही बारादरी है। इसे राजा गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए निर्मित करवाया था। बारादरी का फव्वारा एवं मध्य भाग में पुष्प तथा ज्यामितीय अलंकरण देखते ही बनते हैं। इस तोप के मध्य भाग में अंकित 1781 ईस्वी के एक लेख में इसे भवानी शंकर कहा गया है। जनश्रुति के अनुसार इस तोप में देवी भवानी की शक्ति व्याप्त थी, इसीलिए इसे भवानी शंकर नाम दिया गया था। शहर दरवाजे के पास ही स्थित मराठा कालीन ये गणेश मंदिर अपने पुष्प एवं ज्यामितीय अलंकरण के लिए जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पूजा अर्चना के लिए आया करती थी। किले के भव्य दरवाजे से लगभग 300 मीटर की दूरी पर नगर क्षेत्र में स्थित ये 2 मंजिला भवन रानी महल है। इसे 18वीं शताब्दी के अंत में रघुनाथ राव द्वितीय ने बनवाया था। झांसी दुर्ग के अंग्रेजों के अधीन हो जाने के बाद रानी लक्ष्मीबाई इसी महल में रहती थी। इस महल के प्रांगण में कुआं एवं फव्वारा है। इस महल में गजकारी द्वारा निर्मित पशु पक्षी पुष्प तथा ज्यामितीय अलंकरण चित्रकला के अद्भुत उदाहरण है।
6 कक्ष हैं, जिनमें 3 दक्षिणी भाग में, 2 उत्तरी भाग में तथा 1 पूर्वी भाग में। स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने इस महल पर भीषण बमबारी की, जिससे इसका अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त हो गया। झांसी किले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये राजा गंगाधर राव की समाधि है। ये स्मारक अपने पति की स्मृति में रानी लक्ष्मीबाई ने बनवाया था। ये जोखन बाग है, जहां सारे अंग्रेज कैदी मौत के घाट उतार दिए गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हमारी आजादी की लड़ाई के इन प्रतीकों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने के लिए तत्पर है। आइए हम इन्हें स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने गौरवशाली अतीत पर नाज कर सकें। खत्म।